जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम अपनी एक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक सीरीज कर रहे थे जिसको हमने स्टार्ट किया था। और लास्ट लेक्चर में हमने उत्तराखंड के सामान्य परिचय के बारे में देखा था और आप सभी को बताया था कि ये जो हमारी सामान्य ज्ञान की सीरीज है उत्तराखंड के, ये उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो भी आगामी परीक्षाएँ, लाइक उत्तराखंड जुडिशरी की, उत्तराखंड पीसीएस की या लोअर पीसीएस की या अन्य कोई भी सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम्स जो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज़ में आज हम आगे देखेंगे कि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना को, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों को और उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत शिखरों को। इन सभी से बारंबार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना को। तो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना एक बेहद जटिल एवं विविध है, जो इसे भारत के सबसे आकर्षक और भूगर्भीय रूप में सक्रिय राज्यों में से एक बनाती है। यह मुख्य रूप से हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है पर स्थित है और इसकी स्थलाकृति में नाटकीय ऊंचाई परिवर्तन है, मतलब कहीं बहुत ऊंचा है, कहीं बहुत गहरा है, गहरी घाटियाँ हैं, ऊंची चोटियाँ, हिमनद है। ये सब तो बेस है स्टार्ट बनाने के लिए, मतलब प्रस्तावना भूमिका बनाए। उसके बाद इसका जो उत्तराखंड का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। देखिए, जो भी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होता है उससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी राज्य है, जो भी देश है, प्रदेश है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ पे होगी, वो ग्लोब पर कहाँ हमें मिलेगा। तो ये लास्ट लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक बस देख लेंगे कि उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है, लेटिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। महत्वपूर्ण डाटा यही है जो आपका हाईलाइटेड है। कितने से कितने, 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है उसी को यहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल में समझा दिया गया है कि जो राज्य का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, और जो सबसे उत्तरी बिंदु कितने पे है, लगभग 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। तो जब आप ये याद रखेंगे तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो उत्तराखंड है हमारा लगभग एक बॉक्सी डिजाइन के आसपास है, ऐसा कुछ है। तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कितना है, 31 डिग्री 27 मिनट, और ये वाला जो है वो कितना है, लगभग 28 डिग्री 43 मिनट, ठीक। ये हो गया हमारा इसका जो अक्षांशीय विस्तार है। और इसको उत्तरी अक्षांश का उपयोग किया जाता है क्योंकि भारत और उत्तराखंड जो भी क्या इक्वेटर से उत्तर में, जो अर्थ है, अर्थ को पता है हाफ पार्ट में इक्वेटर डिवाइड करता है, ठीक। तो उसके ऊपर है, इसलिए वो उत्तरी अक्षांश। ये तो सिंपल है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा। इसके बाद देख लेते हैं उत्तराखंड का जो देशांतरी विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो उत्तराखंड का देशांतरी विस्तार क्या है, 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। इसका अर्थ क्या है कि राज्य का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है लगभग कितना है, 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, और सबसे पूर्वी बिंदु है लगभग कितना, 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो जैसे ये हो गया हमारा उत्तराखंड, बस अभी समझने के लिए, ऐसा है नहीं। तो इसकी जो सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है हमारा, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कितने उस पर आएगा, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 77 डिग्री 34 मिनट्स, और सबसे जो पूर्वी है वो कितने पे हो जाएगा, 81 डिग्री और 2 मिनट। यही आपको याद रखना है। दोनों क्वेश्चन यही पूछ लेता है कई बार कि अच्छा ठीक है, इसका जो पश्चिमी बिंदु है या जो इसका जो पूर्वी बिंदु है वो कितने देशांतर पर है, ये जिसको आपको मैच करने के लिए हो सकता आ जाए, तो ये याद रखिएगा। और इसको पूर्वी देशांतर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पढ़ाया गया होगा आपको ज्योग्राफी में, ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब में ये क्या हमारा प्राइम मेरिडियन है। तो प्राइम मेरिडियन के जो ईस्ट में होता है उसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं, और इधर होगा हमारा तो इसको वेस्टर्न पश्चिमी देशांतर, ठीक। प्राइम मेरिडियन के चूँकि जो इंडिया है, इंडिया में उत्तराखंड है, ये दोनों पूर्वी साइड आते हैं, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर। अब इसके आगे देखते हैं
प्रमुख भौगोलिक विभाजन, जो मेजर जियोग्राफिकल डिवीजन्स हैं उत्तराखंड के, उसको उत्तराखंड को मुख्यतः 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए ऊंचाई में वृद्धि दर्शाते हैं। ठीक, मतलब क्या कि देखिए, उत्तराखंड आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उत्तराखंड का मैप भी दिखाया था। तो जो उत्तराखंड ऐसे है, तो उधर ऊपर तो पहाड़ हैं, जैसे जो हमने एक सिंपल समझने के लिए अपने लिए बनाया था ना, एक बॉक्सी डिजाइन। देखिए इधर ऊपर तो ऐसे उत्तराखंड के पहाड़ पहाड़ हैं, और नीचे ये वाला जो एरिया है उसमें क्या है, मैदान है। तो हम ये जो डिवीजन पढ़ रहे हैं इधर नीचे से पढ़ रहे हैं, अर्थात साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साउथ में क्या है। तो साउथ में भाबर और तराई क्षेत्र है। ये राज्य का सबसे दक्षिणी भाग है, सदर्न पार्ट है, जो शिवालिक पहाड़ियों के ठीक नीचे स्थित है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, जो ये उधम सिंह नगर और ये सब जो है वो सब वाले इलाके। भाबर यह शिवालिक के तल पर एक संकीर्ण पेटी है, जो मुख्य रूप से कंकड़, पत्थर और मोटे रेत से बनी हुई है, जिसे नदियों ने पहाड़ों से बहाकर लाया। और यहाँ नदियाँ अक्सर क्या हो जाती हैं, भूमिगत हो जाती हैं। जो ये कंकड़ पत्थर होते हैं उनके अंदर से बहने लगते थे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर से तो कुछ नहीं, लेकिन अंदर से नदी बह रही है, और केवल बारिश के मौसम में सतह पर दिखाई देती हैं। कृषि के पर्पज से, एग्रीकल्चर दृष्टि से यह क्या है कि कम उपजाऊ होती है। उसके नीचे जो ये तराई क्षेत्र है, भाबर के जो दक्षिण में क्या होगा, वो तराई क्षेत्र है। यहाँ नदियाँ पुनः सतह पर आ जाती हैं, जिससे यह क्षेत्र नम, दलदली और घने जंगलों वाला हो जाता है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अधिक उपजाऊ है, और यहाँ घना बसाव है। यहाँ धान, गन्ना, गेहूँ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन से जिले आते हैं मेनली इसमें, जैसे हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, इत्यादि जिले इस क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद जैसे हम साउथ से और थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, लघु या मध्य हिमालय, लेसर या मिडल हिमालय आज पढ़ेंगे। ये क्या है, यह शिवालिक के उत्तर में स्थित है, और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, लगभग 1200 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ और श्रेणियाँ हैं, इसमें मुख्य रूप से शिवालिक श्रेणी है, जो आउटर हिमालय का पार्ट है, और पीर पंजाल, धौलाधार जैसी प्रमुख पर्वतमालाएँ शामिल हैं। हालांकि उत्तराखंड में धौलाधार का प्रभाव कम है, और शिवालिक सबसे बाहरी हिमालय श्रेणी है, जिसकी ऊंचाई 600 से लेकर 1500 मीटर तक होती है। अब देखिए, कभी आपको किसी दूसरे लेक्चर में हम बताएंगे कि जो हमारा इस तरीके से जो ऐसे है, तो इसमें अपना हिमालय जो है भारत में, तो हिमालयाज को अलग अलग रेंज में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे हमारी कौन सी शिवालिक है, पीर पंजाल, धौलाधार, काराकोरम, जस्कर, लद्दाख रेंज। तो ऐसे अलग अलग पूरा इसका डिवीजन है माउंटेन्स का, हिमालयाज का। तो हिमालयाज को भी मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उन 3 पार्ट में से अलग अलग ऐसे रेंज। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सबसे नीचे क्या है कि जो शिवालिक जो सबसे नीचे वाली जो है, पहाड़ के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल उसके नीचे की जो एरिया पड़ती है शिवालिक से भी नीचे, तो वही हमारे जो ऊपर हमने पढ़ा ना कि भाबर और तराई क्षेत्र पड़ते हैं। तो पहले सबसे पहले भाबर वाला एरिया पड़ेगा, जैसे जो पहाड़ से जो मिट्टी पत्थर लेके आए वो नीचे। उसके भी नीचे जब थोड़ा और नीचे आएंगे तो क्या होगा, जो मैदानी इलाका होता है वो वहाँ तराई क्षेत्र हो जाता है। अब ये जो है, इसके जब थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जो लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय जिसको बोलते हैं वह आ जाएगा, जिसमें अलग अलग रेंज पाई जाती हैं। ठीक है, इसके आगे इसमें देख लेते हैं दून घाटियाँ। शिवालिक और जो मध्य हिमालय के बीच में अनुदैर्ध्य घाटियाँ हैं, जिसे क्या बोलते हैं, दून्स करते हैं, जैसे देहरादून, कोठरी दून, पतली दून इत्यादि। ये घाटियाँ जो है उपजाऊ और घनी आबादी वाली होती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं जो दून्स होते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि दून घाटियाँ क्या होती हैं। जब से दो आपकी जो अगर रेंज हैं, दो पहाड़ियाँ हैं, दो पहाड़ियाँ जैसे जो पैरेलल एक दूसरे गई हुई लगो, मान लीजिए ऐसे ऐसे, तो उनके बीच का जो एरिया होता है उसी को दून्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं जो दोनों साइड से जो आके हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो एरिया होता है थोड़ा ये मैदानी इलाका हो जाता है नीचे, और साथ साथ यहाँ जो एलुवियल डिपॉजिट्स हो जाते हैं उसकी वजह से क्या हो जाती है, जो घाटियाँ होती है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती हैं। और जहाँ भी उपजाऊ भूमि होगी, कृषि के योग्य भूमि होगी, वहाँ पे जो आबादी होगी वो अपने आप घनी हो जाएगी, लोगों की बसावट वहाँ पे अपने आप अधिक हो जाएगी। इसके बाद इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। यह क्षेत्र शांत वातावरण, हरे भरे पेड़, पहाड़,
घने वन और प्रसिद्ध हिल स्टेशन जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली के लिए जाना जाता है। यहाँ सेब, आड़ू जैसे फलों की खेती होती है और यहाँ कई नदियाँ गहरी घाटियों का भी निर्माण करती हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं अपना जो थर्ड डिवीज़न है, क्या उच्च या बृहद हिमालय, ग्रेटर या हायर हिमालय। तो ये जो स्थान है मध्य हिमालय के उत्तर में, और हम ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, उत्तर में स्थित है और राज्य का सबसे ऊंचा पर्वतीय भाग है। यहाँ की जो औसत ऊंचाई है कितनी है, 4500 से लेकर 7800 मीटर से अधिक तक पहुँच जाती है। ऊपर वाला जो था हमारा जो मध्य हिमालय, उसकी ऊंचाई कितनी थी, 1200 से लेकर 4500। ये भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, ठीक। और जो हमारा ग्रेटर हिमालय जो है उसमें 4500 से लेकर 7800 मीटर तक। यहाँ कुछ जो है प्रमुख चोटियाँ हैं, कौन कौन सी, जैसे भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी, नंदा देवी। नंदा देवी क्या 78 से 16 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कामेट, कामेट की ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर। माना की 7272 मीटर। बद्रीनाथ 7138 मीटर। केदारनाथ 6940 मीटर। त्रिशूल की 7120 मीटर और बंदरपूंछ की 6316 मीटर जैसी कई महत्वपूर्ण और ऊंची चोटियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब देखिए ऐसी जब ऊंची चोटियाँ पाई जाएंगी तो वहाँ से क्या होगी कि जो कुछ वहाँ पे बर्फ़ का भी जमा होगा इतनी हाइट पे, तो उससे क्या होगा कि जो ग्लेशियर हो जाएंगे, ग्लेशियर से कुछ नए नदियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उससे कुछ यहाँ पे प्रमुख ग्लेशियर या हिमनद भी पाए जाते हैं, जैसे गंगा, गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री से कौन सा होता है, यमुनोत्री हिमनद से यमुना निकलती है। तो इन सब के बारे में हम आगे अगले लेक्चर्स में देखेंगे भी और डिटेल में भी। जैसे प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल यहीं पर है। यहाँ पिंडारी, मिलम, सतोपंथ, कफनी, चौराबाड़ी जैसे हिमनद भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके आगे भू आकृतियाँ कि यहाँ पर अल्पाइन घास के मैदान होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, बुग्याल या पायर्स। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ की घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, क्या बोलते हैं, बुग्याल या पायर्स, जो गर्मियों में हरे भरे होते हैं और यह क्षेत्र ठंडे रेगिस्तान जैसी स्थितियों का भी अनुभव करते हैं, खासकर जो तिब्बत के सीमा करीब हैं उनको। नेक्स्ट है यहाँ की जो जनसंख्या, यहाँ पे क्या है कि जो जलवायु परिस्थितियाँ हैं वह अनुकूल नहीं है मानव हैबिटेशन के लिए। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, कम लोग रहते हैं और यहाँ मुख्य रूप से जो भोटिया जनजाति के लोग हैं वो रहते हैं, जो कि अर्ध खानाबदोश जीवन यहाँ जीते हैं। इसमें क्या है, कई सारे पास या दर्रे भी पाए जाते हैं, जैसे माना पास, नीति पास, लिपुलेख पास, और ये जो कि भारत और तिब्बत के मध्य प्राचीन व्यापार मार्गों के रूप में काफ़ी लंबे समय से काम करते रहे हैं। इसके अलावा कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं हैं उनको देखते हैं, जैसे नदियाँ और जल निकासी। उत्तराखंड में गंगा और यमुना जैसी कुछ प्रमुख नदियाँ प्रणालियाँ हैं जिनके उद्गम स्रोत कहाँ हैं, जो ये उच्च हिमालय जो ऊपर पड़े ग्रेटर हिमालय, और ये नदियाँ राज्य के भूगोल को आकार देती हैं और गहरी घाटियों और जलप्रपात को बनाती हैं। यहाँ झीलें कई सारी पाई जाती हैं, कई प्राकृतिक झीलें हैं, जैसे जो कुमायूं रेंज है, ठीक, कुमायूं वाला जो रीजन है, सॉरी, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना कैसे, जैसे हमारा जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड को दो पार्ट में लोग डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है, इधर ऊपर वाला जो हिस्सा लेवल है वो क्या है, गढ़वाल, और नीचे वाला कुमायूं। तो कुमायूं रेंज में ही मैक्सिमम जो झीलें हैं वो पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे नैनीताल, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल, इन सबको भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। रूपकुंड, ठीक। नेक्स्ट यहाँ की मिट्टी का प्रकार ऊंचाई और भूभाग के साथ बदलता रहता है। तराई क्षेत्र में कौन सी, एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जबकि पहाड़ी जो ढलानों पर कौन सी, वन मिट्टी जो फॉरेस्ट सॉइल होती है, जो कि कम उपजाऊ मिट्टी होती है, वो पाई जाती है। इसके बाद वनस्पति और जीव, तो भौगोलिक विविधता के कारण यहाँ जो वनस्पति और जीवों की भी काफ़ी भारी विविधता पाई जाती है, जो कि उपोष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों और टुंड्रा तक फैली होती है, ठीक। तो जैसा आपको ऊपर हमने बता ही दिया कि जो 3 पार्ट में डिवाइड है, तो नीचे देखिए लगभग मैदान है, तराई है, और उस क्षेत्र से लेके बिल्कुल ऊपर तक जो हम पहुँचते चले जाएंगे तो बिल्कुल जहाँ ग्रेटर हिमालय है, तो काफ़ी ज़्यादा जो भौगोलिक संरचना है उत्तराखंड की, उसमें कई सारी विविधताएँ पाई जाती हैं। तो उसी की वजह से जो यहाँ जो वनस्पति और जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें भी काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। यहाँ पे जैसे जिम कार्बेट, राजा जी, नंदा देवी, फूलों घाटी जैसे जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। भूगर्भीय अस्थिरता, ये तो सारी मतलब अच्छी चीज़ें थी हमें लगा था, लेकिन साथ ही साथ इसी की वजह से उत्तराखंड में ये जो हिमालयाज हैं
हिमालय रेंज क्या है, काफ़ी यंग माउंटेन, ये यंग होल्ड माउंटेन्स हैं। तो इनकी वजह से क्या है कि कई सारी समस्याएं भी उत्तराखंड को झेलनी पड़ती है। जैसे यहाँ भूकंप, भूस्खलन की काफ़ी ज़्यादा समस्या आती हैं, बादल फटने जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ आती रहती हैं। ठीक, तो ये थी उत्तराखंड की मेन भौगोलिक संरचना के बारे में। इसके आगे हम देखते हैं उत्तराखंड के जो प्रमुख जो दर्रे हैं। पढ़ लिया ना कि उत्तराखंड में 3 ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, इस सब को, तो इन्हीं हिमालयाज के बीच में कुछ पास पाए जाते हैं। पास क्या होते हैं कि लाइक जो दो मतलब समझिए बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो उनको पार करने के लिए जैसे बीच में जो थोड़ा गैप होता है दो पहाड़ों के बीच में, उन्हीं को हम पास बोलते हैं। ठीक, ये जो पास होते हैं ये काफ़ी पुराने टाइम से लोगों के आने जाने का के लिए रास्ता प्रदान करते थे, जिससे प्राचीन काल से व्यापार हो गया, तीर्थ यात्रा हो गया, इन सभी कामों के लिए इसको यूज किया जाता था। ये जो दर्रे हैं मैक्सिमम क्या उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित हैं, जो ग्रेटर हिमालयाज है, और पड़ोसी राज्यों एवं देशों विशेषकर तिब्बत जो अभी चाइना का पार्ट है से जोड़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख दर्रे हैं और उनकी विशेषताएं। देखिए ये जो दर्रे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे गए हैं, आपको बताना पड़ेगा कि अच्छा इनका स्थान कहाँ है, इनकी हाइट क्या है। मैच करने के लिए आ जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए, इन चारों को आपको मैच करना है। ये किसके किसके बीच में मतलब पाई जाती हैं दर्रे, ये भी बताना पड़ता है। ठीक, और कई बार कुछ दर्रे दे दिया कैसे इस स्टेट में है, ये उत्तराखंड का अलग दर्रा दे दिया, हिमाचल के अलग दर्रे दे दिया, और उधर हमारे जो 7 सिस्टर वाले स्टेट हैं अरुणाचल से लेके सिक्किम से लेके उनके अलग दर्रे दे देता है, फिर हमें मैच करना होता है। इसलिए आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, पिथौरागढ़ जिला में, महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ जिला जो कि तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 5334 मीटर या 17,500 फीट है। ठीक, यह भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मार्ग है, और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी भारतीय तीर्थयात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख मार्ग है। ठीक, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रे का यूज किया जाता है, लिपुलेख दर्रे का, ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारा माना दर्रा या माना पास। ये कहाँ है, चमोली जिला में। ऊपर वाला कहाँ था, लिपुलेख, पिथौरागढ़। ठीक, ये भी क्या है, तिब्बत चीन की सीमा पर है, और इसकी हाइट लगभग कितना है, 5608 मीटर या 18,399 फीट के आसपास है। तो ये उससे भी ऊंचाई पर स्थित है जो माना दर्रा है। इसका महत्व क्या है, ये भारत और तिब्बत के बीच एक और महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्ग है, और ये दुनिया के जो सबसे ऊंचे वाहन योग्य दर्रों में से एक माना जाता है। वर्ल्ड का हाईएस्ट जो मोटरेबल रोड है जिसमें मतलब गाड़ियाँ आ जा सकती हैं, इस दर्रा है उनमें से एक है। ठीक, यह बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित है, और इसे कभी कभी कौन सा, चिरबितियाला या डोंखाला भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, चिरबितियाला पूछ जगह किसको बोलते हैं, तो माना दर्रे को बोलते हैं, माना पास को, या डोंखाला बोल पूछ दिया तो दोनों माना पास को बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नीति दर्रा, नीति पास। ये कहाँ पाया जाता है, ये है उत्तराखंड में ही, इनके ज़िले में चमोली ज़िला में, और ये भी तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है। मैक्सिमम जो सभी जो दर्रे हैं वही तिब्बत चीन की सीमा पर हैं, और इसकी हाइट है 5068 मीटर या 16,627 फीट पर। यह भी भारत और तिब्बत के बीच एक पारंपरिक व्यापारिक मार्ग रहा है। यह दर्रा नीति घाटी में स्थित है और सीमा पार व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट हमारा दर्रा है मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला पास। ये कहाँ है, उत्तरकाशी जिला में स्थित है, और ये भी तिब्बत चीन की सीमा पर है। इसकी हाइट लगभग कितनी है, 5,669 मीटर या 18,599 फीट के आसपास है। यह भी भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले एक हाइट से ही आपको पता चल रहा है काफ़ी ऊंचाई पर है, तो ऊंचे दर्रों में से एक है। अगला है हमारा थांगला दर्रा, थांगला पास। ये उत्तरकाशी जिला में है, तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित। इसकी हाइट है लगभग 6,079 मीटर के आसपास, और या फिर 19,944 फीट। यह भारत तिब्बत सीमा पर स्थित एक और बहुत ऊंचा दर्रा है। इसकी भी हाइट देखिए काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा ट्रेल पास। ट्रेल पास कहाँ पे है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के बीच में है। ये पिंडारी और मिलम ग्लेशियर को जोड़ता है। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जो ट्रेल पास है किसको जोड़ता है, पिंडारी और मिलम ग्लेशियर को।
इन ग्लेशियर के बारे में भी हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 5300 मीटर या 17,390 फीट के आसपास। यह एक बहुत ही कठिन और ख़तरनाक दर्रा जो कि पिंडारी ग्लेशियर के ऊपर स्थित है। इसका नाम कुमायूं के उसमें जो तत्कालीन कमिश्नर थे, कौन, जॉर्ज ट्रेल के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने इसे 1830 में खोजा था। ये इसका मुख्य रूप से ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए यूज किया जाता है, जाना जाता है उसके लिए, जो ट्रेल पास है। नेक्स्ट हमारा दारमा दर्रा या शिमला बोलते हैं भी इसको। ये कहाँ पे, पिथौरागढ़ जिले में दारमा घाटी और ब्यास घाटी के मध्य स्थित है। इसकी हाइट लगभग 5,500 मीटर के आसपास है, 5,495 मीटर या 18,028 फीट पर स्थित है। ठीक, ये एक घाटी से दूसरी घाटी को जोड़ता है और ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण स्थान और ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारा बाराहोती दर्रा या बाराहोती पास। ये किस जिले में है, चमोली जिले, उत्तराखंड में। यह भी तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है और यह एक विवादित सीमा क्षेत्र है जो भारत और चीन के बीच में एक संवेदनशील बिंदु रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बालचाधुरा। बालचाधुरा भी चमोली जिले में ही है। इसकी हाइट लगभग कितनी है, 5,363 मीटर या 17,595 फीट। देखिए लगभग मैंने सभी उसमें जो दर्रे हैं उसमें मीटर और फीट दोनों में आपकी ऊंचाई बताई है। तो अप्रॉक्स आप याद रखिएगा कई बार एग्जाम में फीट में दे रखा होता है या कुछ बार मीटर में दे रखा होता है, तो ये याद रखिएगा। यह एक और ऐतिहासिक दर्रा है जो भारत और तिब्बत के बीच व्यापार और आवागमन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो दर्रा है कौन सा, किंगरी बिंगरी दर्रा। किंगरी बिंगरी कहाँ पाया जाता है, ये भी चमोली ज़िले में ही पाया जाता है जो दर्रा है, और पाया जाता है क्या, स्थित दर्रा है वहाँ पे। और इसकी हाइट लगभग कितनी है, 5400 मीटर है या 17,700 फीट पर स्थित है। यह भी एक उच्च ऊंचाई वाला दर्रा है जो सीमा व्यापार और आवागमन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम देखते हैं तो ये हो गए हमारे जो उत्तराखंड के 10 महत्वपूर्ण माउंटेन पासेस या दर्रे। इसके बाद आगे देखते हैं उत्तराखंड के जो कुछ प्रमुख पर्वत शिखर हैं उनको। उत्तराखंड को देवभूमि और पर्वतों की रानी कहा जाता है। यह अपनी शानदार ऊंची पर्वतीय चोटियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये चोटियाँ न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक हैं बल्कि कई धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई हैं। इसके आगे हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण ऊंचे पर्वत शिखर हैं उनके बारे में। सबसे पहले क्या है हमारा, नंदा देवी, काफ़ी महत्वपूर्ण है नंदा देवी। नंदा देवी कितनी हाइट है, 7,816 मीटर पर है या 25,643 फीट पर स्थित है। ठीक, जो कि चमोली जिला में स्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे ऊंचा कौन सा है, कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद में जो नंदा देवी है ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और यह पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंचा शिखर भी है। ठीक, जो कंचनजंगा है ये टोटली भारत में नहीं है। नंदा देवी को एक पवित्र देवी भी माना जाता है और यहाँ पे एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। अच्छा, जो नंदा देवी है ना वो 2 पार्ट में भी, नंदा देवी पूर्वी और नंदा देवी पश्चिमी पीक के उससे भी है, तो इसीलिए इसमें पूर्वी और पश्चिमी शिखर लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है कामेट पर्वत। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है, लगभग 7,756 मीटर या 25,446 फीट के आसपास है और यह भी चमोली जिला में है, उत्तराखंड तिब्बत की सीमा के पास। यह गढ़वाल हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह कामेट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक, इसके आगे नेक्स्ट हमारा त्रिशूल पर्वत श्रृंखला, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,120 मीटर या 23,360 फीट के आसपास। यह कहाँ पे, बागेश्वर और चमोली जिला में। यह 3 चोटियों का समूह है जो कि एक त्रिशूल भगवान शिव के हथियार जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, त्रिशूल पड़ गया। त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं, जिसमें जो त्रिशूल 1 है वह सबसे ऊंचा है। ठीक, त्रिशूल जैसे देख रखा है ना ऐसे, तो ऐसा ही लगा। नेक्स्ट हमारा चौखंबा। चौखंबा जो पर्वत श्रृंखला है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 7,138 मीटर या 23,419 फीट के आसपास। यह कहाँ पे, गढ़वाल हिमालय में है और बद्रीनाथ के पूर्व में स्थित है। और ये क्या है, इसमें 4 प्रमुख शिखर हैं। त्रिशूल में 3 थे, चौखंबा में 4 है। इसमें चौखंबा 1, चौखंबा 2, चौखंबा 3 और चौखंबा 4।
यह एक विशाल समूह है जो एक बड़े ब्लॉक जैसा दिखता है, जो इसमें जो चौखंबा एक है सबसे ऊंचा शिखर है और सतोपंथ हिमनद इसी के पास में स्थित है। नेक्स्ट हमारी जो माउंटेन पीक है कौन सी है? द्रोणागिरी। द्रोणागिरी जो है इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 7,066 मीटर या 23,182 फीट के आसपास। यह कहाँ स्थित है? चमोली जिला में। और इसकी विशेषता क्या है? एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है जो कि पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है और कहा जाता है कि यही जो द्रोणगिरी पर्वत था, द्रोणागिरी, इसी पर हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे। इसके बाद नेक्स्ट है जो कि काफ़ी फेमस भी है, केदारनाथ शिखर, जो 6,940 मीटर या 22,769 फीट। ये कहाँ पे? रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के पास में स्थित है। ये क्या? ये केदारनाथ पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो प्रसिद्ध केदारनाथ धाम मंदिर इसी के तल पे स्थित है। तो ये जो केदारनाथ पर्वत श्रृंखला कौन सी? जब हम केदारनाथ मंदिर को देखते हैं तो उसके जस्ट पीछे एक पहाड़ दिखता है ना, वही है केदारनाथ पर्वत श्रृंखला और उसी में है केदारनाथ शिखर जिसकी बात की जा रही है। इसका नेक्स्ट हमारा बद्रीनाथ शिखर। बद्रीनाथ शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,138 मीटर या 23,419 फीट के आसपास और ये चमोली जिला में पड़ता है, बद्रीनाथ धाम के पास में। यह शिखर भी अपनी धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है क्योंकि इसी के पास जो है बद्रीनाथ मंदिर है। नेक्स्ट है माना पीक। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना माना पास के बारे में, तो ये जो पास है माना पास इसी जो पर्वत श्रृंखला के पीछे है, तो उसी के पास क्या है? हमारा माना पीक। इसकी हाइट कितनी है? 7,272 मीटर या 23,858 फीट के आसपास, जो कि चमोली जिले में। महत्वपूर्ण आपको इसकी हाइट याद रखनी है और किस जिले में अवस्थित है ये याद रखना है। और अगर इसकी जो विशेषताओं में कोई स्पेशलिटी ऐसी कुछ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको याद रखिएगा। यह उत्तराखंड की ऊंची चोटी में से एक है और यह माना दर्रे के पास स्थित है जो भारत और तिब्बत के बीच एक प्राचीन मार्ग है, हमने ऊपर देख लिया था। नेक्स्ट हमारा गंगोत्री ग्रुप, गंगोत्री समूह। ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसकी विशेषता क्या है? ये कई ऊंची चोटियों का एक समूह है जिसमें कुछ प्रमुख कौन से हैं? केदार डोम है जिसकी हाइट कितनी है? 6,831 मीटर। थाले सागर 6,904 मीटर। देखिए थाले सागर कुछ बार पूछा गया, जैसे सागर के नाम से लगता है कि अच्छा ये कुछ सागर टाइप होगा, लेकिन नहीं, ये क्या है कि गंगोत्री जो ग्रुप है उसका एक चोटी है और यहाँ पे 3 भगीरथी हुई, 1, 2 और 3 चोटियाँ हैं जिनकी हाइट लगभग 6,856 मीटर, 6,512 और 6,454 मीटर के आसपास है। ये जो चोटियाँ गंगोत्री हिमनद के पास स्थित हैं और पर्वतारोहण के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट हमारी जो है पीक कौन सी है? बंदरपूंछ। बंदरपूंछ की हाइट कितनी है? देखिए ऊपर कर दिया ऐसे है, ये 6,316 मीटर या 20,722 फीट के आसपास है और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? यह शिखर भी 3 चोटियों का समूह है जिसमें जो बंदरपूंछ 1 और 2 और कालीनाग शामिल हैं। इससे क्या है कि यमुनोत्री हिमनद इसी के जो पश्चिम ढलान है उसी पर स्थित है, बंदरपूंछ के पास। नेक्स्ट है सतोपंथ। सतोपंथ की हाइट कितनी है? 7,075 मीटर या 23,212 फीट के आसपास और ये कहाँ? चमोली जिला में अवस्थित है। यह बद्रीनाथ के ऊपर एक पिरामिड के आकार का शिखर है और सतोपंथ ताल या झील इसी के पास में स्थित है। नेक्स्ट हमारी नंदा घुंटी। इसकी ऊंचाई है 6,309 मीटर या 20,699 फीट के आसपास और ये चमोली जिला में स्थित है। यहाँ पे क्या है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बाहरी रिंग में स्थित है सुंदर शिखर है, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उसी के बाहर में है ये। तो ये जो पर्वत शिखर हैं न केवल अपने भौगोलिक महत्व के लिए, धार्मिक और साहसिक पर्यटन जो पर्वतारोहण होती है, ट्रैकिंग होती है, उनके लिए भी उत्तराखंड को काफ़ी ज़्यादा एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में, पर्यटकों के बीच में। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो देखा आज के लेक्चर में कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में, और उसके बाद हमने देखा क्या उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट पासेज है, जो माउंटेन पासेज है उनको, और लास्ट में हमने देखा उत्तराखंड की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ, पर्वत चोटियाँ हैं उनके बारे में। ये सभी हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप 1 बार 2 बार लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद 1-2 बार लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा 1.5 की स्पीड में, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए 1-2 बार। और इस PDF को आप
रिवाइज करते रहिएगा। इसकी जो PDF है आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिलेगी, जिसका QR कोड ये है, या फिर नीचे उसकी लिंक भी दे रखी है। इस लिंक पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही साथ आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ हमको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा जो वीडियो है पसंद आ रहा है, वीडियो लेक्चर, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।